जैसे कि हम सब लोग कोई ना कोई चीजों से हिसाब के साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में भी। तो मैं ये एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि हम लोग क्यों हिसाब लिखते हैं या हम लोग क्यों रिकॉर्ड्स रखते हैं। आप में से अगर कोई कुछ लिखना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। या आप हैंड रेज भी कर सकते हो अगर कुछ आप बोलना चाहते हो कि हम लोग क्यों हिसाब लिखते हैं या हम लोग क्यों हिसाब रखते हैं। कोई कुछ बोलना चाहेगा? टू मैनेज एक्सपेंस किसी ने लिखा है। ओके, या टू मैनेज एक्सपेंसेस, यस, ताकि परिणाम प्राप्त हो सके। बराबर। संजना जी को अगर हाँ अगर अनम्यूट कर जी पाते जी जी, हाँ आप अभी अनम्यूट कर सकते हो। हो। ओके। हाँ। मैडम, हम हिसाब इसलिए रखते हैं कि कहाँ खर्चा करना चाहिए, किसी योजना पे कितना खर्चा हुआ है, और हमें समझ सके कि हमने कितना खर्चा किया है। हमारा एक्चुअल सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल, इसके लिए खर्चा लिखना जरूरी है। वेरी गुड, थैंक यू संजना जी। सही से सही जानकारी मिल सके। सही संतोष जी, आपने बहुत अच्छी तरह लिखा है। सो हम सब जानते हैं कि हमको हिसाब क्यों लिखना चाहिए, बराबर है। सो जैसे कि हम क्यों हिसाब लिखना चाहते हैं तो हमको ये भी मालूम होएगा थोड़ा बहुत कि हम अकाउंटिंग क्या करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? क्या चीज का हमको अकाउंटिंग करना चाहिए, राइट? सो हम आज एक थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको बुक कीपिंग क्यों करनी चाहिए या हमको रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन करने चाहिए। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जिसको हमको परमानेंटली याद रखना है। बिकॉज अगर मैं आज कुछ बात करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ, हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करते करते वो पुरानी चीज भूल जाते हैं। ब्रेन हमेशा जो नई नई चीजें हमारे दिमाग में आती है वो पहले रिकलेक्ट करता है, पुरानी चीजों को हम भूल जाते हैं। सो उसकी वजह से अगर हमको परमानेंटली याद रखना है तो उसके लिए हम रिकॉर्ड्स बना के रखते हैं कि हाँ, शायद हम दिमाग से हमारे निकल गया बट हमारे पास किधर कुछ लिखा हुआ है, किधर कोई रिकॉर्ड है जिसको हम पढ़ के रिफर करके हम समझ सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे है। बरोबर है। दूसरा चीज है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी हम एंटिटी फॉर्म करते हैं तो हमको उसका मेन मोटिव होता है कि हम थोड़ा प्रॉफिट कमाए या हम किसी को हेल्प करें। अगर बिजनेस माइंड नहीं है, अगर हम एनजीओ से काम करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग को इम्पैक्ट दे या हेल्प करें या हम जो काम कर रहे हैं उसकी किसी को सहायता मिले। ओके, तो ये सब चीज के लिए हमारा क्या खर्चा होता है, हमको क्या पैसा मिला या हमको क्या इनकम हुई, वो सबको देखने के लिए भी हमको रिकॉर्ड्स बनाना पड़ता है। बिकॉज अगर मैं आपको 100 रुपया देती हूँ, आपने 10 लोगों को 2-2, 5-5 रुपया दिया, तो उसमें से सही में कुछ हमको पैसा मिला, हमारा ज्यादा पैसा खर्चा हुआ, लोगों को बरोबर मिला है कि नहीं, यहाँ करना था खर्चा और नहीं हुआ, या यहाँ करना था थोड़ा खर्चा हमने ज्यादा किया, ऐसा सब जानने के लिए अगर हम पेपर और पेन के साथ कहाँ पे तो लिखते हैं तो ही हम समझ पाएंगे, नहीं तो हमको वो समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह से हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है या उसकी वजह से हम सब ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। बरोबर। फिर दूसरा ऐसा होता है कि हमने हमारे पास 100 रुपया आया था, हमने एक लैपटॉप खरीद लिया। मैं 100 रुपया तो मैं अमाउंट बोल रही हूँ, पर हमको कोई पैसा मिला है, हमने कुछ लैपटॉप खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, हमने बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया। बट उसकी वजह से हमको ये सब चीज कहाँ पे तो हमको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको समझेगा नहीं कि हमने कितनी कुर्सियां खरीदी थी, हमने कितने टेबल लिए, हमने कितना लैपटॉप लिया। तो ये सब चीजों की वजह से, या हमने जिस किसी से कुछ फर्नीचर खरीदा है उसको हमको पेमेंट करना है, ओके, या हमारे पास कितनी बैंक बैलेंस रह गई, या हमने कोई तो भाड़े पे कोई मकान लिया है उसके लिए हमने किसी को डिपॉजिट दिए, ओके, या एडवांस में रेंट दिया है, तो वो सब के लिए भी
क्या हमारी सिचुएशन है, हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लिएबिलिटी है, वो सब जानने के लिए भी हमको रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमको समझ में आए कि भाई इतनी फिक्स एसेट हमारे पास है, इतनी बैंक बैलेंस है, इतना पैसा हमको किसी को देना है, समझ रहे हो। तो उसके लिए भी हम बुक्स लिखते हैं। फिर दूसरा बात होता है कि कोई चीज में हमने कन्वेंस किया, तो हमने यहाँ पे टैक्सी से गए 100 रुपया हो गया, बट वहां पे उसके बदले हमने ट्रेन किया होता, हमने रिक्शा की होती, ओके, तो हमको ना खर्चा कंट्रोल में होता था, और या तो फिर हम ज्यादा उसमें बचत कर सकते या प्रॉफिट बना सकते थे। तो वो सब देखने के लिए भी अगर हम लिखते हैं तो हम समझ पाएंगे कि हाँ ये खर्चा जरूरी था, ये जरूरी नहीं था, बरोबर। तो उसके लिए भी हमको रिकॉर्ड्स लिखना पड़ता है। उसके बाद है कि हमको किसके पास से पैसा लेना है। तो अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी के पास से कुछ लेते हैं और किसी को देते हैं, ओके। या हम कोई बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो उसके पास से फीस लेनी होती है, बरोबर। या हम सोसाइटी में कोई काम करते हैं जहां से हमको किसी के पास से इनकम जनरेट होती है, तो वो हमको कहाँ पे हम लिखेंगे कि किसी को हमने सर्विस दी या स्टूडेंट को एनरोल किया या हमने कुछ माल बेचा। अगर वो टाइप की चीजें हम अगर लिखते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा कि किसके पास से कितनी चीजें हमको लेनी है। अगर एक आध पर्सन है, मुझे स्वर्णिमा से 100 रुपया लेना है, मुझे मालूम है, या मुझे चटर सर को 10 रुपया देना है, मुझे याद रहेगा। पर अगर मैं बहुत सारा काम करती हूँ और मेरे पास एक्सपांशन होने के बाद बहुत ट्रांजेक्शन है, तो सब हमको अपना ब्रेन के साथ कनेक्ट करके नहीं याद रहेगा, या कोई एक आध चीज हमारी छूट जाएगी या ऐसा। तो वो सब चीजों की वजह से हम अगर बुक्स लिखते हैं तो हमको एनी पॉइंट ऑफ ए टाइम मालूम पड़ेगा कि हाँ ये इनके पास से हमें पैसा लेना है या हमको इनको पैसा देना है। सो नाम के साथ हम बुक्स से निकाल पाते हैं, बरोबर। या लीगली हमको कोई जगह पे ट्रांजेक्शंस बताने पड़ते हैं। बुक्स कई जगह पे बुक्स मेंटेन करना हो लीगली एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आप बाध्य हो कि आपको बुक्स लिखनी है, ओके। या आपको टैक्स के लिए रिटर्न भरने हैं, वो टाइम पे भी आप बुक्स मेंटेन करते हो कि नहीं, उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो ये सब चीजों के लिए भी आपको बुक्स लिखनी पड़ती है। कई बार होता है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपके पास बहुत सारा ट्रांजेक्शंस होता है, आपने ग्रो किया है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, तो मैनेजमेंट को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि आज से आगे 1 साल क्या करना है, आज से आगे 5 साल हम क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या कोई भी ऐसे डिसीजन होते हैं कि ज्योग्राफी में जाएंगे तो हमको कितना पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इतना पैसा हमारे पास है क्या, अगर वो नहीं करे तो दूसरी कौन सी एक्टिविटी करे जहां से हमको ज्यादा इम्पैक्ट मिलती है या हम ज्यादा फंड जनरेट कर पाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए भी अगर आपने बुक्स लिखी है तो वो डेटा के ऊपर आप वर्क करके कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बोली कि कहाँ कहाँ हमको ऑडिट करवाना पड़ता है, कहाँ कहाँ हमको रिटर्न्स भरने होते हैं। सो अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है तो वहां पे रिटर्न भरने होते हैं, या चैरिटी कमिश्नर में रिटर्न्स भरने होते हैं, या इनकम टैक्स में रिटर्न भरने होते हैं, या टीडीएस के आपके रिटर्न्स होते हैं। तो वो सब के लिए आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप बुक्स है तो आप उसमें से बना पाओगे, यू नीड टू एक्सप्लेन इट करके, बरोबर। मेरे को लगता है यहाँ तक हम सब क्लियर है। ओके, सो हम आगे जाते हैं। दूसरा चीज है कि अगर चलो हम बुक्स लिख देते हैं, हमने बुक्स बनानी शुरू कर दी, ओके, बट उसका ऐसा क्यों कि एक बार लिखा हमने, थोड़ा दिन तक वो ट्रांजेक्शन रखा और फिर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, ओके, कि भाई चलो मेरे पास बहुत स्टोरेज का प्रॉब्लम है, या मेरे को लगता है कि अरे इतना सारा पेपर में कहाँ संभालूंगी, या ऐसा सब चीज, ओके। तो हम सोचते हैं कि हाँ रे वो किसी से पैसा लेना था, वो आने तक मैंने लिख के रखा था, किसी को मुझे पैसा देना था, मैंने किधर बुक में लिख के रखा, थोड़ा टाइम तक, जब तक मैंने उससे पैसा दे दिया, ओके। उसके बाद वो सब ट्रांजेक्शन में क्यों रखूं। तो
ये सब चीजों के लिए एक चीज है कि सर्टेन चीजें होती है जिसके लिए आपको परमानेंटली रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। थोड़े बहुत पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको आपने आज लिया कल छोड़ दिया ऐसा चलेगा, बट कोई एसेट आप खरीदते हो, कहाँ पे आप परचेस प्रॉपर्टीज करते हो, ऐसे सब जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए हमको वो ट्रांजेक्शन को एक बार होने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स डिस्कार्ड नहीं करने, तो वो थोड़ा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली हम रिकॉर्ड्स को कौन सी एरिया में रखते हैं, तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं जगह पे हम पर्सनल रिकॉर्ड्स रखते हैं, कोई जगह पे हमको सोशली किसी के साथ आप कनेक्ट हो और हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमको रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है। और कोई हमारे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हमारे लाइफ के कॉमर्शियल कनेक्ट होते हैं जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगर मैं डिटेल में बोलूं तो पर्सनल लाइफ में अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेस की है, हमारे मैरिज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमने कोई विल बनाया है, ऐसे सब जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम एक बार बना के फिर अरे चलो बन गया है, सबको मालूम पड़ गया, हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा हम नहीं करते हैं, हम उसको परमानेंटली रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आगे जाके पासपोर्ट के लिए जाते हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, आगे जाके कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ या कुछ है तो पुराना कोई बिल किसी का पेरेंट्स का है या कोई रिलेटिव्स का है वो आपको रिफर करना पड़ता है, आपको बैंक में अपडेट करने के लिए चाहिए होता है। प्रॉपर्टी आज आपने खरीदी है बट आपने कल फ्यूचर में उसको सेल की या उसको आपको कोई लोन लेनी है उसके अगेंस्ट में, तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको लगता है। तो ये सब चीजें ऐसी है कि एक बार आपने बना दी फिर आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, आपको उसको परमानेंटली रिकॉर्ड रखना है, बिकॉज ये फ्यूचर में भी आपको काम लगता है। सेम वे आप सोशली किसी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, मैंने कोई फ्रेंड है उसके साथ कोई अकाउंट क्रिएट किया था सोशल मीडिया में और मैंने ट्रांजेक्शन किया फाइनेंशियली, पर फिर आगे जाके अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, कोई लीगल चीज होती है या नहीं, तो भी आपको याद रखने के लिए, जैसे इसका मैं इजी एग्जांपल दूं तो हम लोग सब मैरिज की इवेंट या कोई थ्रेड सेरेमनी या कोई ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आप लोग ने देखा होगा आपके पेरेंट्स को या आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम किसी ने हमको क्या गिफ्ट दी या क्या हमारे पास लेन देन हुई है वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं कि फ्यूचर में उनके यहाँ हमको कभी बुलाया गया या हमको और किसी को ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने हैं तो ये हम रिफर करते हैं इसके लिए। तो ये जनरली ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम एक बार लिख के डिस्कार्ड नहीं करते, हम रखते हैं कि हमको फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी रिफर करने के लिए, राइट। और कॉमर्शियल लाइफ में तो अगर हम पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ अटैच होते हैं तो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, बट पार्टनरशिप ब्रेक होने के बाद भी हम सर्टेन ईयर्स के लिए वो ट्रांजेक्शन्स रखते हैं या ड्यूरिंग दैट ट्रांजेक्शन ऑल्सो वो डीड को हम संभाल के रखते हैं। या हमने कहाँ पे कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, शेयर होल्डिंग के अनदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेंबर्स लिस्ट या ऐसा, वो सब हम संभाल के रखते हैं क्योंकि वो सब चीज हमको ड्यूरिंग हमारे टेनर में या फ्यूचर में हमको वो काम लगता है। अगर शेयर मैंने खरीदा है, कल को मैं वो शेयर 10 साल के बाद बेचती हूँ तो उसके ऊपर कैपिटल गेन होता है, तो पुराना परचेज के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सेम वे पार्टनरशिप है, मैंने आज किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर हुई हूँ और 2-4 साल के बाद कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो उसका वैल्यूएशन होता है, या कल को मैं एग्जिट करती हूँ तो उसके ऊपर मेरे को आगे जो भी बेनिफिट्स मिलता है, गुडविल मिलती है, ये चीज। तो ये अगर ट्रांजेक्शन्स डॉक्यूमेंटेड है क्या प्राइस में आपने क्या लिया है तो वो बाकी के आगे के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिफर करने के लिए हमको काम लगता है। तो ये सब चीजें, या परचेस एंड सेल्स डीड होता है, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी आज मैंने परचेस की है, कल को मैं फ्यूचर में उसको सेल करती हूँ तो मुझे उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है कि नहीं, तो वो ये सब, या रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं जो हम आज बनाते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन जब तक रहता है तब तक वो परमानेंटली हम रखते हैं कि भैया इसको हमने डिपॉजिट दी थी, ये हम रिन्यूअल करेंगे तो हमको इतना इंक्रीमेंट है, ये सब। तो ये सब हमारे कॉमर्शियल लाइफ के ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसके डॉक्यूमेंटेशन हम संभाल के रखते हैं या रिकॉर्ड्स हमको संभाल के रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हम परमानेंट रिकॉर्ड्स क्यों रखते हैं, तो 2 चीज होती है, जैसे स्टैट्यूटरी, ओके,
मैंने जैसे बताया कि कैपिटल गेन फ्यूचर में हमको देखना है, या हमने डिपॉजिट्स दिए रेंटल एग्रीमेंट में तो वो हमने वहां मेंशन किए, तो रिफंड लेने के लिए फ्यूचर में वो लगता है। या शेयर होल्डिंग में मैंने बोला वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन होता है, वो टाइम पे लगता है, राइट। तो ये सब चीजों के लिए हमको परमानेंट रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। एंड सेकंड चीज होती है कि आप कभी प्रोग्रेस करते हैं, तो अगर आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके ऊपर आप 10 साल के बाद अगर आपको देखना है कि मैं आगे कहाँ पहुंची हूँ। संतोष जी, मैं आपका क्वेश्चन बाद में आंसर करती हूँ। सो हमको अगर देखना है कि आगे वो ट्रांजेक्शन्स क्या प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेस की है तो उसका वैल्यूएशन आज 40 लाख का है, तो हम आगे जाके 5 साल के बाद देखते तो हमको मालूम पड़े कि 40 साल से अभी ये 40 लाख में से अभी वो 60 लाख हो गया, 80 लाख हो गया। तो वो ट्रांजेक्शन का प्रोग्रेस एसेस करने के लिए, या बैलेंस शीट में आपकी कैपिटल गेन, कितनी कैपिटल गेन हुई, इंक्रीज हुई, या आपने कितने एसेट बनाए, तो ये सब को देखने के लिए ये सब रिकॉर्ड परमानेंटली रखना होता है। तो ऐसा नहीं कि ये साल मैंने बैलेंस शीट बना दिया और मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, 10 साल के बाद क्या है, अभी की सिचुएशन तो मुझे दिख रही है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर आप फ्यूचर पास्ट के रिकॉर्ड रखोगे तो फ्यूचर के साथ आप उसको चेक कर पाओगे, राइट। लीगल एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट के लिए, ऑडिट के लिए आपको वही पर्टिकुलर ईयर का ट्रांजेक्शन लगता है, बट इनकम टैक्स स्क्रूटिनी और वो सब आता है, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1956 आपको एटलीस्ट 8 साल के लिए रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। कई कई जगह में 6 साल है, कई कई जगह में बढ़ के 10 साल भी हुए, बट ऑन एन एवरेज 8 साल आपको ट्रांजेक्शन्स ये डॉक्यूमेंट स्टैट्यूटरीली रखना होता है। तो 1 साल आपने बैलेंस शीट हो गया, हमारा ऑडिट हो गया, हमने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, तो वो साल का अभी डेटा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको 8 साल तक कभी भी बुक्स खोल सकते हैं, आपको स्क्रूटिनी के लिए डेटा देना पड़ता है, राइट। सो जनरली लोग पूछते हैं कि भाई हमको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता है, ओके क्या है, अगर हमने बुक नहीं रिकॉर्ड की तो हमको क्या इम्पेक्ट होएगा, छोटा मोटा होएगा या क्या होएगा। तो हम यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने बुक्स में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं लिखा, ओके, या एक्यूरेट नहीं लिखा, तो उसकी इम्पेक्ट कैसी आती है, ओके। तो 3 सिनारियो मैंने डिफरेंट लिखा है जिसके ऊपर हम ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक नॉर्मल सिनारियो है जहां हम बोलते हैं कि हमको 100 रुपया की इनकम हुई थी, 90 रुपया मेरा खर्चा हो गया, और उसकी वजह से 10 रुपया मुझे मेरे पास प्रॉफिट हुआ या मेरे पास बचा है, जो आप बोलो, ओके, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो आप बोलते हो। अगर परफेक्टली रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, ओके, तो मेरे पास ये ट्रांजेक्शन समझ में आता है। बट कल को ऐसा हुआ, रही है छोटी मोटी कुछ इनकम आई थी 5 रुपया, इसने तो मैं वो लिखना भूल गई, ओके। तो अभी मेरे पास 10 रुपया पड़ा है ऐसा मुझे लग रहा है, बट एक्चुअली मेरे पास पैसा ज्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं वो इनकम रिकॉर्ड करने के टाइम 5 रुपया लिखना भूल गई। तो एक्चुअल मेरी इनकम कैसी थी? 105 रुपया थी, ओके, बट खर्चा तो मेरा सेम ही था। तो उसकी वजह से एक्चुअली मेरे पास ज्यादा पैसा बचा है, बिकॉज ये 15 रुपया वो मेरी एक्चुअली मेरा प्रॉफिट या मेरा बैलेंस था, बराबर। तो अगर आपका रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं लिखा है, या अगर आप ऐसा ट्रांजैक्शन में इनकम बढ़ती है या एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या इम्पैक्ट आती है, वो दोनों सिनारियो यहाँ से हम चेक कर पाते हैं, बराबर। सेम वे अगर मैंने इनकम बढ़ाई विद सेम एक्सपेंसेस तो मेरा थोड़ा 10 रुपया से 15 रुपया का इनकम बढ़ा। पर अगर मेरा एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरा नेक्स्ट ईयर या वो टाइम पे इनकम तो उतनी रही, बट वो इतनी इनकम जनरेट करने के लिए मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो मैं 90 रुपीज के बदले मेरा 95 रुपीज खर्चा हो गया, पर इनकम तो मेरी बढ़ी नहीं, ओके। तो क्या होता है कि मेरे पास पैसा बचता है वो कम हो जाता है 5 रुपया। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी ट्रांजेक्शन्स या आप क्या चीज की वजह से अगर एक्यूरेट आप मेंटेन करते हो
तो कैसी इम्पेक्ट आती है? तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है और आपको मॉनिटर करना है कि आपको इनकम बढ़नी है तो कैसे बढ़ेगी, एक्सपेंसेस कंट्रोल करना है तो कैसे करेगा, जिसकी वजह से आपको नीचे प्रॉफिट एंड लॉस का मूल्यांकन आप कर पाओगे, बराबर है? जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हो कि अरे हाँ रे, मैंने इनकम तो मेरी बढ़ी नहीं, बट मैंने खर्चे बढ़ा दिए थे, तो हमको खर्चा में कटौती करनी पड़ेगी, या यही खर्चा मेरा पहले से ज्यादा था, अगर यही खर्चों में मैं ज्यादा इनकम भी ला सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट ज्यादा बचेगा या मेरा फंड ज्यादा बचेगा। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए अगर आप बरोबर अकाउंट करते हो, आपने सब चीज बरोबर रिकॉर्ड की है, तो आप ऐसा डिसीजन ले पाओगे कि भाई हाँ, यहाँ पे कन्वेंस हमने ज्यादा किया था, वो कम करना चाहिए, इतने में मैंने कुछ तो परचेस किया था, उसके बदले हम ये कम अमाउंट में भी परचेस कर सकते हैं, या तो मार्केट में मैंने 10 चीजें बेची है, मार्केट अभी भी 2 चीज ले सकता है, तो यही लोगों के पास मैं और 2 चीज करवाता हूँ, तो मेरा खर्चा तो सेम रहेगा बट मेरी इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से मेरा फंड बढ़ेगा या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर? जनरली हम ट्रांजेक्शंस लिखते हैं, वो या तो पैसा किसी को दिया तो जिसको पेमेंट बोलते हैं, या पैसा आया जिसको हम रिसीट बोलते हैं, बराबर? पर कई या परचेस हमने किया तो परचेस रजिस्टर थ्रू करते हैं, या सेल किया तो हम सेल रजिस्टर थ्रू करते हैं। तो अगर आपका ट्रेडिंग का ट्रांजेक्शन है तो आप परचेस सेल्स कर सकते हो, बट अगर आपका ट्रेडिंग का ट्रांजेक्शन नहीं है, बट हमने एक प्रॉपर्टी ली है जिसके यहाँ पे हमने ऑफिस एस्टैब्लिश की है और जहां से हम हमारा काम चला रहे हैं, तो वो चीज होती है, वो ना तो परचेस हुआ, प्रॉपर्टी हमने परचेस भी नहीं की है, ना उसमें कोई चीज है, तो हम ये सब ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हम जर्नल थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी बिजनेस के लिए। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम जर्नल थ्रू करने की कोशिश करते हैं, रिकॉर्ड करने की। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही, जैसे कि रेंट बुक किया है, तो रेंट वो एक्सपेंसेस हुआ जिसको हम डेबिट बोलते हैं, और क्रेडिट हमको किसको पैसा देना है उसका नाम पे हम क्रेडिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे एक्सट्रैक्ट रखा है जहाँ पे रेंट डेबिट है, एक जर्नल पास की है, और वो जर्नल की ट्रांजेक्शन, सपोज मैंने नमिता जी के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया, तो मैंने यहाँ पे उसकी इम्पैक्ट कैसी होती है वो जर्नल की, वो लेजर में लाने की कोशिश की है। ये है लेजर, जिसके यहाँ अगर आप देखोगे तो नमिता जी का अकाउंट हमारा क्रेडिट था। तो अगर ये डैशबोर्ड में अगर आप देखते हो तो क्रेडिट साइड में 13,200 की लास्ट एंट्री है जो दिखा रही है, जो हमने जर्नल पास की है। तो एक एंट्री जाती है रेंट लेजर में, एक एंट्री जाती है क्रेडिटर का लेजर, जो यहाँ पे नमिता जी का है, रेंट नमिता राव करके। सो इस तरह हम जो भी रिकॉर्ड वो करते हैं उनका बुक्स के अंदर इम्पैक्ट आता है।